केपल्स लॉ, फिर उसका प्रूफ जानेंगे, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी, ये सब पार्ट है इस क्लास में। तो सबसे पहले केपल्स लॉ। केपल्स लॉ प्लानिटरी मोशन। सिंपली इसमें जो कॉन्सेप्ट है इस चीज को दिमाग में रखना है कि केपलस ने कहा था कि जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, इसलिए यहां पर थोड़ा एक एलिप्स का कॉन्सेप्ट पहले ही से बता देते हैं। कुछ बायो के बच्चे भी हैं कि जैसे ये एलिप्टिकल शेप है, इसको हम लोग ये पूरा यहां से यहां तक जो वर्टेक्स है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं, जो 2a से रिप्रेजेंट होता है। और ये y के अलोंग जो ये पार्ट है इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। यहां इसका वर्टेक्स होता है, यहां पर इसके दो फोकस होते हैं, F और F डैश। ये जो लेंथ है इसको हम लोग सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, ये जो लेंथ है इसको सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। तो केपलस का कहना था कि जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो सन यहां इसमें से किसी एक फोकस पे होता है, और जो सन का पोजीशन मान लो हमने यहां पर एफ डैश पे रखा और अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उस कंडीशन में अर्थ का पोजीशन वेक्टर किसी एक पॉइंट पर ले लें, मान लो पी, और फिर यहां से ये अर्थ रिवॉल्व करता हुआ पी डैश पॉइंट पर आया, इसका पोजीशन वेक्टर आर ले लिया, इसका पोजीशन आर प्लस डेल्टा आर, तो ये जो एरिया कवर करेगा, तो कहता है कि एरिया कवर्ड इन अ टाइम पीरियड टी, या सिंपली इन एनी टाइम, जिसको हम लोग एरियल वेलोसिटी कहते हैं, डी ए बाई डी टी रिमेन्स कांस्टेंट। ये सेकेंड लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ हमने कहा कि सन इज सिचुएटेड एट एनी ऑफ द टू फोकी, और थर्ड कहता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या हो गया? ए क्यूब के डायरेक्टली रिलेटेड, ए क्यूब के डायरेक्टली रिलेटेड होगा। यही केपलस का प्लैनेटरी मोशन, तीन लॉ। अब इस तीनों लॉ को हम लोग प्रूफ करेंगे। अब इसमें जब सन सिचुएटेड होगा एनी ऑफ द टू फोकी, तो इस कंडीशन में इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हम लोग इस फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूफ कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में एरिया पर यूनिट टाइम, जिसको एरियल वेलोसिटी कहते हैं, ये प्रूफ कर देंगे कि ये कांस्टेंट है। और थर्ड पार्ट में हम लोग फिर वैसे स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ये हम लोग प्रूफ कर। बेसिक ये है। ठीक है, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इरेज करें। अब स्टेप बाय स्टेप, तो पहला हमारा लॉ क्या कहता है कि एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन in an elliptical orbit with sun at one of the foci or one of the two foci। पहला। दूसरा कहता है लॉ ऑफ एरिया, द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, मतलब डी ए बाई डी टी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्लैनेट will move slowly when it is farthest from the sun and move rapidly when it is nearest to the sun। इसका मतलब क्या है कि जब F पर होगा तो नियरेस्ट हो गया, F डैश पर होगा सन, उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? farthest। इट इज सिमिलर टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट।
थर्ड कहता है लॉ ऑफ पीरियड्स, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन या स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन of any planet around the sun is directly proportional to cube of the semi major axis of the orbit, that is t square directly proportional to a cube, जो लिखे हैं भैया। यही इसका मीनिंग। मैथमेटिकल हमने आपको फॉर्मूला या मैथमेटिकल रिजल्ट हमने आपको बताया। अब यहां पर इसको एक एक पार्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहला हमारा जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमको एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब कंजर्व होता है, ये चीज हमको बताना। तो केप्लर्स लॉ में पहला फर्स्ट लॉ हम लोग प्रूफ करने चाहते। तो यही हमने कहा कि ये सन का पोजीशन है और यहां पर ये प्लैनेट का पोजीशन है, इसका वेलोसिटी v, और सन और प्लैनेट के बीच जो फोर्स लग रहा है वो f वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस फोर्स का वैल्यू क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो सन का मास हम m ले ले, प्लैनेट का मास m ले ले, और ये डिस्टेंस r, इसको हम वेक्टर फॉर्म में r कैप लिख देते हैं। और फिर यूनिट वेक्टर को हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं r वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो फाइनली f इज इक्वल टू gmm बाई r क्यूब r। लेकिन ये फोर्स क्या भाई? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, इसका मतलब साइन कन्वेंशन में ये नेगेटिव होगा। ठीक, रीजन क्या? फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड, अब पोजीशन वेक्टर कहां से? सन टू प्लैनेट, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए माइनस साइन आ गया। अब हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ चुके। टॉर्क हम लोग निकाल ले, तो टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस। कहोगे टॉर्क क्यों लिखा? ऑब्वियसली इसका एंगुलर स्पीड है, रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब क्या सा मोशन इसका, इसलिए उस कंडीशन में हम लोग टॉर्क लिखेंगे आर क्रॉस एफ। अब यहां पर ये आर क्रॉस फोर्स का वैल्यू डाल दिया माइनस टी एम एम बाई आर क्यूब आर वैक्टर। ठीक, अब यहां पर देखो माइनस जी एम एम बाई आर क्यूब, और ये आर क्रॉस आर हो जाएगा, और सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? 0। तो ये टॉर्क विल बी 0। टॉर्क को क्या लिखते हैं हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0। किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का ही ना डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो एल क्या आ गया? कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। ये हम लोग को फर्स्ट लॉ में प्रूफ करना था। तो क्या प्लस फर्स्ट लॉ का इस तरह से प्रूफ होगा। हो गया। अब हम लोग सेकेंड लॉ पर आते हैं। सेकेंड लॉ क्या है? तो फर्स्ट लॉ ये देखिए, एंगुलर मोमेंट ऑफ द प्लैनेट रिमेंस कांस्टेंट। अब सेकेंड लॉ पर आते हैं। तो सेकेंड लॉ के लिए हमने यहां पर सन का पोजीशन बताया और ये प्लैनेट का पोजीशन बताया। इनिशियल पी पॉइंट है प्लैनेट का, और आफ्टर सर्टेन टाइम पी डैश पर आ गया। ठीक, अब इसने जो पी से पी डैश पर अपना पोजीशन शिफ्ट किया, तो पोजीशन वेक्टर जो है सिंपली हम लोग ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर इनिशियली आर वेक्टर था और ये एरिया कवर किया। ठीक, इसको हम लोग आर पोजीशन वेक्टर ले ले, तो ये वाला क्या बन जाएगा? आर प्लस, इसको मान लेते हैं डेल्टा आर। ये हमारा सन का पोजीशन है, ये पी और ये पी डैश, यही एरिया कवर हो रहा है। इसका मतलब इस सेगमेंट का यदि हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया क्या बनेगा? हाफ इनटू पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस डेल्टा आर, ये बन जाएगा।
ठीक, अब यहां पर ये हाफ, अब डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ, एक तरह से ये आर्क, ठीक, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैनेट अलोंग दिस आर्क। तो s इज इक्वल टू v इंटू टी, तो वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड डेल्टा टी, ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे तो v इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा a बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ r क्रॉस v, हाफ r क्रॉस v, और वेलोसिटी का मतलब ऑब्वियसली इस पार्टिकल में या इस प्लैनेट में मोमेंटम है, तभी तो ये मूव कर रहा है। तो यहां पर ये मोमेंटम mv इज इक्वल टू पी के फॉर्म में लिखेंगे, तो v इज इक्वल टू पी बाई एम, ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां पर v का वैल्यू p बाई एम सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ गया 1/2m। अब ये r क्रॉस p, r क्रॉस p किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा रखा है, और एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, फर्स्ट लॉ में हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब 1/2m इंटू कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा, टोटल कांस्टेंट बन गया। इसका मतलब डेल्टा a बाई डेल्टा टी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो सेकेंड लॉ भी प्रूफ हो गया। हो गया, इरेज करें। तो सेकेंड लॉ देख लेते एक बार, क्या यही हम लोगों का रीजनिंग है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कांस्टेंट आ गया सेकेंड लॉ। अब आ जाए थर्ड लॉ। अभी जस्ट हमने जो फिगर ड्रॉ किया, तो वो ऑलरेडी फिगर आपको बता रखा है, हाँ। तो थर्ड लॉ प्रूफ करने के लिए स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ये ना। तो इस कंडीशन में हम लोग सन का दोनों में से कोई भी एक फोकस पे रख सकते हैं पोजीशन, और ये हमारा ए या आर जो भी हम यूज करना चाहें। अब इसका मतलब यहां पर क्या है कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या प्रोवाइड करता है, एम मास ऑफ द सन, स्मॉल एम मास ऑफ द प्लैनेट, जीएमएम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। इससे एम और एम कैंसिल हो गया, आर का एक पावर कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर। अब v का मतलब क्या है, वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैनेट। तो हम लोग डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 2πr, तो v इज इक्वल टू s बाई टी, v इज इक्वल टू 2πr, सॉरी 2πr बाई टाइम पीरियड, ये यूज कर लेंगे। तो v का वैल्यू डाल दो, तो v स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, 4π स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर। अब टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, देख लो, 4π स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। ये होल क्वांटिटी कांस्टेंट है, देखो पाई भी कांस्टेंट, ठीक, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट और मास भी कांस्टेंट।
इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे कांस्टेंट टर्म, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, देन टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। हो गया। तो तीनों लॉ हम लोगों ने केप्लस के तीनों लॉ को प्रूफ कर दिया। एक बार हम लोग अपने पीडीएफ से भी इसको कंपेयर कर ले, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट टर्म है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कहता है द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और फ्रॉम एनी planet so as to enable it just to overcome the gravitational pull. Simply हम किसी भी planet या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को, किसी भी पार्टिकल को वो वेलोसिटी दे दे जिससे वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, उस वेलोसिटी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी। ठीक, अब मान लो हमने ऑलरेडी कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, या सिंपली एक सैटेलाइट, मून ही हम एज्यूम कर ले कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब मून इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा, तो मून का अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, ऑर्बिट के अराउंड है। सपोज उसका वैल्यू, एक एग्जांपल हम मान के चल रहे 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट के कारण से वो रिवॉल्व कर रहा है। अब 4 से हम ज्यादा दे दे तो वो अपने ऑर्बिट से बाहर एस्केप कर जाएगा। या मान लो हमने रौनक जी को कहा कि रौनक जी तुम हमको 1 करोड़ रुपए दो, हम तुमको इंजीनियर बना देंगे। रौनक कहा कि सर ऐसे ऐसे हमारे 100 कैंडिडेट हैं, सबसे 1-1 करोड़ आपको दिलवा देते हैं, 100 करोड़ का मामला है। हम लिए और फिर यहां से जो हम इस निकले, फिर इसको इस दुनिया में नजर ही नहीं आए, स्केप करके हम वो अमाउंट लेकर के इसके फील्ड से बाहर हो गया। अब ये ढूंढ ही नहीं पाएगा हमको, हम तो सीधे मॉरिशस भाग जाएंगे क्या। तो यहां पर वही कहता है कि जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। इसका मतलब यदि हम सरफेस पर ले ले तो टोटल एनर्जी हम सरफेस पे निकाले, और जब हम टोटल एनर्जी लेके आपके सारे पैसे लेके हम चले गए, रफू चेक करोगे तो इन्फिनिटी चले गए। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, जिसका वैल्यू था -gmm/r एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये वैल्यू हो गया -gmm सरफेस ऑफ अर्थ पर आर। आपने उसको काइनेटिक एनर्जी दे दिया तो VE² हो गया। इन्फिनिटी पर चला गया तो ये डिस्टेंस इन्फिनिटी मींस पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0 और फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। इट मींस हाफ m VE² इज इक्वल टू gmm/r हो गया। m और m कैंसिल हो गए, देन VE² इज इक्वल टू 2gm/r हो गया। देन VE इज इक्वल टू √2gm/r। हम लोगों ने gm का वैल्यू पढ़ रखा, क्या भाई gm का वैल्यू gr², ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो VE इज इक्वल टू √2gr, जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। इतना वेलोसिटी हम दे दे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल को, तो वह ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए। इसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी। ये रफ वर्क किया था हम लोगों ने।
हो गया? ये देख ले हम लोग रिजल्ट, तो हम लोग का रिजल्ट देख लीजिए 11.2 या 11.3 अंडर रूट 2 GR 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी। अब आ जाए एक एक पार्ट को देखते। इस एक्सप्रेशन में अंडर रूट 2 GR में कहीं भी मास नहीं है, और हमने आपको नहीं बताया हम कहां भाग के जाएंगे, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं, कहां चले गए, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन भी पता नहीं है। ठीक। सेकेंड, कहता प्लैनेट विल हैव एटमॉस्फेयर इफ द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन इट्स एटमॉस्फेयर इज VRMS। ये हम लोग पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा कि इसका वैल्यू होता है 3RT/m या 3kBT/। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाफ mv/RMS² इज इक्वल टू 3/2 kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर T, जिसको कैलकुलेट करके ये वैल्यू आता है। ये हमको पढ़ना है, घबराएंगे नहीं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 3RT/m, जिसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। तो कहता है कि जो वेलोसिटी मॉलिक्यूल का है एटमॉस्फेयर में, जिसको VRMS कहते हैं, ये लेसर देन होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी से, तभी वो मॉलिक्यूल उस प्लैनेट पे रह जाएगा, अदरवाइज वो एस्केप कर जाएगा। कहने का मतलब मॉरिशस तभी जाएंगे जब 100 करोड़ से कम देगा तो नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। ठीक। अब इसका मतलब यदि हम मून की बात करते हैं तो कहते हैं कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मून का जो RMS स्पीड है मॉलिक्यूल का, उस वहां पर जो मॉलिक्यूल है, गैसेस पार्टिकल्स हैं, उसका RMS स्पीड उसके स्केप वेलोसिटी से ज्यादा, तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इसके वेलोसिटी से ज्यादा है तो वो रह ही नहीं सकते, तो वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा। यहां भी ऐसा होने लगे तो हम लोगों को सांस लेने में सब में बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक। ये सेकेंड पॉइंट हो। थर्ड पॉइंट देखे, कहता है इफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी लेसर देन एस्केप वेलोसिटी इट विल रीच अ सर्टेन मैक्सिमम हाइट एंड मे इधर मूव इन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट और मे फॉल डाउन बैक टू द प्लैनेट। ठीक। मान लो ऐसा होता कि हम भाग रहे हैं तो पुलिस हमको पकड़ ले, 100 करोड़ रुपए लेके भाग रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसका वेलोसिटी मतलब 100 करोड़ से कम हुआ, 100 करोड़ में रिस्क लेंगे, थोड़ा इधर उधर खिलाएंगे पिलाएंगे लोगों को। क्या रौनक जी 100 करोड़ का व्यवस्था कर रहे हैं, है? रांची में कैश, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाए फोर्थ पॉइंट, कहता है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, then from such bodies nothing can escape, not even light. Such bodies are called black holes. नाम सुना हो? नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाए कितना पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट हो सकता है यदि हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, तो इन टर्म्स ऑफ उसका वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी। एक एग्जांपल ले लेते, जैसे मान लो कि ये अर्थ सरफेस है। अब किसी पार्टिकल को कितने हाइट तक मैक्सिमम, मान लो ये हाइट h है, तो ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ, यहां से सेंटर ऑफ द अर्थ से r+h मान ले, तो कितना पार्टिकल हाइट मैक्सिमम अटेन कर सकता है? तो सबसे पहले टोटल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे निकाल ले, और फिर उस हाइट पर जहां पे
हम उसके वेलोसिटी को कह सकते हैं कि, या मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए टोटल एनर्जी उस पर्टिकुलर हाइट पर निकाल। तो सरफेस पे -g/m/r और उसका काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल का 12mv², और वो पर्टिकुलर हाइट h एक्वायर कर रहा, तो डिस्टेंस हम हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ से लेंगे और काइनेटिक एनर्जी फाइनली उसका 0। तो यहां से ये आ गया -g/m/r। इस क्वांटिटी को राइट साइड ले जाए तो ये r+h है, और ये क्वांटिटी इधर जाएगा तो gmm/r हो जाएगा, और ये 12mv² हो जाएगा। m कॉमन होके कैंसिल हो गया। इसमें gm को हम कॉमन ले लें और ये क्वांटिटी प्लस हो गया है, तो ये बन जाएगा 1/r और ये बन जाएगा 1/r+h इज इक्वल टू v²/2। अब इसको इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। gm को लिख सकते हैं gr², ये एलसीएम हो गया r और ये r+h, यहां से आ गया ये r+h -r हो गया, इज इक्वल टू v²/2। यहां से r और r कैंसिल हो गया, तो ये हो गया gr²h, नीचे आ गया r² + rh इज इक्वल टू v²/2। तो v²r + v²rh इज इक्वल टू 2gr²h। r का एक पावर सब में कैंसिल, देख लो। और इसके वेलोसिटी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला v² = 2gr। इसका मतलब ये इसके वेलोसिटी के बराबर हो गया, ये h हो गया, v² + v²h बचा। हमको हाइट फाइंड करना है, तो v²h इज इक्वल टू, या हम h कॉमन ले लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहां पर ये v² इज इक्वल टू ve² - v², इधर आ गया h कॉमन ले लिया, h बिकम्स v² डिवाइडेड बाई ve² - v²। r हमारा कहीं एक r², एक, अच्छा r यहां लिखा, हाँ इस फॉर्म में हाइट का वैल्यू चेक कर लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। हाँ मिस्टेक है ना, v² r² है, तो यहां r रह गया, ध्यान ही नहीं देते हो r, कोई बात। इस फॉर्म में आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। तो हमको किसी भी पार्टिकल का, मान लो कि एक एग्जाम्पल, यहीं पर एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं कि किसी पार्टिकल को सपोज हमने हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया, v हमने दिया एस्केप वेलोसिटी का हाफ, तो कहता कि कितना मैक्सिमम हाइट वो पार्टिकल अटेन करेगा। तो निकाल ले h, तो v² की जगह पर क्या आ गया ve/2, तो v²/4 बन जाएगा, v²/4 फॉर्मूला में डायरेक्टली डाल रहे इनटू रेडियस। ये क्या बन गया ve² हो गया, ये v²/4 हो गया। अब यहां से सिंप्लीफाई करो, देखो भाई v²/4 इंटू r, और ये क्या बन गया 3ve²/4, v²/4 कैंसिल हो गया, तो r/3 6400/3 किलोमीटर
इतना हाइट वो पार्टिकल अटेन करे, इस हाइट पर चला जाएगा वो पार्टिकल। हो गया, आगे बढ़े। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग का रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट भी हम लोग का इसी फॉर्म में है। ठीक, अब आ जाए ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी कहता है, जैसे सिंपली हम लोग सैटेलाइट्स को दो पार्ट में बता दे, एक हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और एक नेचुरल सैटेलाइट। ठीक, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको हम लोग जियो स्टेशनरी GSLV कहते हैं, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल फुल फॉर्म होता है। तो वो हमारा जो सैटेलाइट है, सबसे पहला इनसट 1A स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 1B आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और इसका कंडीशन यही होता है कि सेंटर ऑफ अर्थ और उस सैटेलाइट का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर जाए। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑलवेज जीरो। यदि एंगुलर के फॉर्म में भी निकालेंगे तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब वो फिक्स हो जाता है तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल हो जाता है, और उस ऑर्बिट को हम लोग पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। इसलिए वो जो नाम दिया जाता है जियोसिंक्रोनस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका मतलब यही होता है कि दोनों का सेंटर एक होगा, दोनों का एंगुलर स्पीड सेम होगा और दोनों का वेलोसिटी भी सेम। यही पर हमने एक पिक्चर दिखाया कि सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट का जो सेंटर और अर्थ का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर जाएगा। अब कहता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब, कहता है ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट का एक ऐसा वेलोसिटी है जो आप उस जिस वेलोसिटी से उस सैटेलाइट को आप इस ऑर्बिट के अर्थ के अराउंड फिक्स कर सकते हो। ठीक, इसका मतलब जब भी सैटेलाइट का रेवोल्यूशन होगा तो ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज GMM/r² इज इक्वल टू mv²/r। इसी थ्योरी पर, इसी फॉर्मूला से हम इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ अर्थ हो गया अ सैटेलाइट का स्मॉल m, और ये डिस्टेंस r है, r सेंटर ऑफ द अर्थ से लेंगे जो r प्लस h के इक्वल होगा, r रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट h सैटेलाइट का फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू mv²/r, और यही ऑर्बिटल हो जाएगा। इसलिए V0 हम सबस्क्रिप्ट को यूज कर लेंगे। यहां से मास कैंसिल हो गया और ये r², सॉरी r का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो V0² इज इक्वल टू GM/r। इसका वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखा GR²। अब ये वैल्यू हमारे लिए क्या है भाई? r का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट ऑफ द सैटेलाइट, इसको हम लोग लिखते हैं GR²। और यहां ये r प्लस h को हम लोग h हाइट ऑफ द सैटेलाइट हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में काफी कम होता है, इसलिए हम इसको r के इक्वल लिखते हैं। r का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो V0 इज इक्वल टू √2 GR, और ये अप्रोक्सीमेटली 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इतना वेलोसिटी किसी सैटेलाइट को आप दे दें तो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। हो गया। अब मान लो कि एक एग्जांपल और, कि अर्थ के अराउंड मून नेचुरल सैटेलाइट है, मून का अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, तो मून को कितना वेलोसिटी हम दे दें जिससे वो अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा है वो रिवॉल्व करना बंद कर जाए, वो एस्केप कर जाए। कितना इंक्रीमेंट कर दे? क्वेश्चन सोचते हैं हम लोग कि शो दैट
या सिंपली ये कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, या सिंपली कह सकते हैं शो दैट मून वुड डिपार्ट फॉर एवर इफ इट्स वेलोसिटी वर इंक्रीज्ड बाय 42%। हम यदि 42% उसके वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कर दे अप्रोक्सीमेटली, तो मून हमेशा के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए। ठीक, देखते हैं करके कितना परसेंटेज। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। चलते हैं भाई, स्केप ज्यादा होगा ऑर्बिटल से, तो डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ, वी ई माइनस वी ऑर्बिटल बाई वी नॉट इंटू 100। वी ई का वैल्यू कितना भाई, बोलो, √2 GR। इसका वैल्यू कितना, √GR बाई √GR। कॉमन क्या हो जाएगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, जल्दी से बता दो। 100%। या √GR, ऊपर क्या बचा, √2 - 1, नीचे क्या बचा, ओनली 1। √2 का वैल्यू कितना, 1.414 -1 कितना आ गया, 41.4, अप्रॉक्स 42%। इतना वेलोसिटी आप दे दें तो मून वुड डिपार्ट फॉर एवर फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। हो गया। तो हम लोग ऑलरेडी ये निकाल चुके, इसके वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल, वही हमने बताया 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग आ जाए सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा। सैटेलाइट का ये याद है कहां पढ़ाया था, देख लो ध्यान से। हमने ये टाइम पीरियड निकाल रखा, वेटलेसनेस ड्यू टू, देखो अभी जस्ट टॉपिक पढ़ाया था, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इक्वेटर पे। क्या बताया था कि यदि रे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, यदि एक पेंडुलम की तरह हमने एक एग्जांपल लिया था, या सिंपली एक पेंडुलम का लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाए, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो सिंपली एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को एक एग्जांपल दिया था, उसके लिए कहा था कि उसका रेडियस mg' = mg माइनस mr⍵² cos² लैम्डा से हमने ये डिराइव किया था। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर सिंपली हम लोग सैटेलाइट का भी एग्जांपल ले लेते। इसमें हम लोग एज्यूम कर लें कि एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, ये इसका रेडियस और ये हमारा पोजीशन हो गया किसी सैटेलाइट। इसको हम लोग R = R+H। अब इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा भाई, तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना, 2πr, तो बाई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या, ऑर्बिटल, तो 2πr की जगह पर R+H हो जाएगा, बाई v0 बन गया। और अभी जस्ट हम लोगों ने, या इसको आर के फॉर्म में ही रहने दो, क्या दिक्कत है, सब हम लोग एक साथ ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2πr बाई v0, ठीक, v0 को हम लोगों ने क्या पढ़ रखा, √Em/r। अब इसको हम सॉल्व कर लें, 2π, अब ये क्वांटिटी ऊपर चला गया, बाई रूट में gm, ये क्वांटिटी r है, इसको हम r² का रूट बना लें, और नीचे ये रूट है 1/, ये सॉरी ये 1/, रूट कहलाएगा 1/√r। अब इसको देखो क्या लिखोगे, 2π, ठीक, डिवाइडेड बाई √gm।
ये क्वांटिटी न्यूमरेटर में गया, रूट के अंदर ऑलरेडी क्या बन जाएगा, आर क्यूब। अब वैल्यू डालो 2 पाई, ये क्या बन गया, आर की जगह पर आर प्लस एच, तो ये आर प्लस एच क्यूब हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या भाई, रूट जी है, हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आर प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली आर, क्योंकि हाइट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये हो जाएगा आर क्यूब, और जीएम को लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर। तो फाइनली ये टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, वैल्यू डालोगे तो ये 84.6 मिनट आ जाए। तो जो सैटेलाइट है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जीएसएलवी है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 84.6 मिनट। क्लियर, इरेज करें। अब नेक्स्ट है हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव अर्थ सरफेस। जो फॉर्मूला मिला है उस चीज से आप हाइट निकाल सकते, जो फॉर्मूला है देखो उसी से हाइट निकालो। क्या फॉर्मूला है, अभी जस्ट हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा क्या था भाई, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब बाई जी आर स्क्वायर। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आर प्लस एच का होल क्यूब और ये जी आर स्क्वायर लिख देंगे इसको। हमको ये सारी क्वांटिटी इधर ले जाए, तो यहां हम सिर्फ ओ एच आर प्लस एच होल क्यूब रखेंगे, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से ये इसका पावर हटाएंगे तो टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर होल टू द पावर 1/3 होगा। देन एच बिकम्स टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर होल टू द पावर 1/3 माइनस आर। तो ये हाइट ऑफ सैटेलाइट हम लोग को पता चल जाएगा, और ये आप फाइंड कर सकते हैं। टी का वैल्यू 84.6 मिनट डाल दो, जी का वैल्यू डाल दो, आर का वैल्यू डाल दो, तो ये अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर आता है। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो ऑर्बिटल रेडियस होगा और वहां पे जो सैटेलाइट का पोजीशन है या उसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, यदि हम निकाले रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 आ जाएगा। इसलिए इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को यदि आपसे पूछा जाए कि वो ऑर्बिट बताए या ऑर्बिटल रेडियस बताए, वो हाइट बताए जहां पर पार्किंग ऑर्बिट हो जाए, तो वो डिस्टेंस क्या बन गया, 36,000 किलोमीटर। अब आ जाए सैटेलाइट का टोटल एनर्जी। तो ऑब्वियसली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था एट ए डिस्टेंस आर, स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसको आर प्लस एच कहते हैं, ये वैल्यू आया था। और काइनेटिक एनर्जी हम सैटेलाइट का निकाले तो 12mv0 स्क्वायर, और वी नॉट का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है, देखो v0 स्क्वायर जी एम बाई आर पढ़ा है, तो इससे आ गया जी एम एम बाई 2r। तो जी एम एम बाई 2r दोनों को हम ऐड कर दें
तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का सम, तो ये माइनस जी एम एम बाई आर प्लस टी एम एम बाई 2r, इट मीन्स माइनस जी एम एम बाई 2r बचे। अब निगेटिव एनर्जी का मतलब क्या हुआ? नहीं, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि बाउंड टू द अर्थ, negative energy of satellite means it is bound to the earth. Negative energy of electron means electron is bound to the nucleus. हो गया? नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट आ जाए। तो ये अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कंपेयर करो, काइनेटिक एनर्जी जीएमएम बाई 2r, टोटल एनर्जी माइनस जीएमएम बाई 2r, इट मींस काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये याद रखने की चीज है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? टोटल एनर्जी का ट्वाइस। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये तो हम मैथमेटिकली इसको फाइंड कर सकते हैं। नेगेटिव का मतलब बता दिया, सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ। ठीक, अब बॉन्डिंग एनर्जी, जिस एनर्जी से सैटेलाइट, जिस फोर्स से सैटेलाइट बाउंड है अर्थ से, उतना एनर्जी हम दे दें तो वो क्या होगा? सैटेलाइट स्केप कर जाएगा। इसका मतलब क्या है? The energy required by a satellite to leave its orbit around the Earth and escape to infinity is called binding energy. इसका मतलब टोटल एनर्जी से बाइंड है वो। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या है? माइनस जीएम बाई 2r। बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? जस्ट पॉजिटिव वैल्यू, जीएम बाई 2r। बाइंडिंग एनर्जी ऑब्वियसली इक्वल टू द माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, जीएम बाई 2r। हो गया? अब आ जाए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जितना हम लोग इतना बातचीत कर रहे थे, सब कुछ वही है। देखिए एक एक लाइन को, सैटेलाइट विच अपीयर्स स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ इज जियोस्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, और यही कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और इसी से आप 5G स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, जितने चैनल्स देखते हैं। A geostationary satellite always stays over the same place above the earth. Such a satellite is never at rest, और इसको स्टेशनरी कहते हैं क्योंकि जीरो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज नोन एज पार्किंग ऑर्बिट। ठीक, इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर, दोनों का सेंटर सेम होगा विद द इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। Its sense of rotation should be same as that of Earth about its own axis, that is anti-clockwise direction, west to east. Its period of revolution 24 hours 86,400, और हाइट अभी जस्ट हमने बताया जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का 36,000 किलोमीटर, 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, अब यहां पर कोई भी सैटेलाइट को जब लॉन्च करते हैं तो कंडीशन देखिए ध्यान से। ये अर्थ है, कब कौन सा ऑर्बिट होता है? देखिए हमने क्या क्या ऑर्बिट बना रखा, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला शेप सर्कुलर है, दूसरा एलिप्टिकल है, तीसरा येलो कलर का पैराबोलिक है, और ब्लू कलर का हाइपरबोलिक है। ठीक, अब कंडीशन अपने आप सबको समझ में आएगा कि पहला सर्कुलर, दूसरा एलिप्स, तीसरा पैराबोला और लास्ट वाला हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। ठीक, पहला कंडीशन कहता है कि यदि आपने पार्टिकल को वेलोसिटी ऑर्बिटल दे दिया, वो सर्कुलर ऑर्बिट में चला जाए। कितना? अंडर रूट GM/r,
जो अभी हम लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ा 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि v का वैल्यू अंडर रूट मतलब लेस देन एस्केप वेलोसिटी, तो वो सैटेलाइट एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक। थर्ड कंडीशन कहता है कि यदि आपने उसको एस्केप वेलोसिटी दे दिया तो वो सैटेलाइट पैराबोलिक पाथ को फॉलो करने लगेगा और वो कहां चला जाएगा, इंफिनिटी पर। और लास्टली आपने हाइपरबोलिक पाथ, जबकि अंडर रूट 2gm/r से मच लार्जर, तब उस कंडीशन में हाइपरबोलिक पाथ। इसका मतलब हमारे लिए क्या है रिजल्ट, हम कहा इसका फिजिकल कंडीशन निकाल सकते हैं। वो कंडीशन हमारे लिए जो है वो ये कंडीशन जब सर्कुलर ऑर्बिट हो, फिजिकली पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और इवन एलिप्टिकल भी फिजिकली अलाउड नहीं, सर्कुलर ही हम लोग कंसिडर करके चल। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से अध्याय पूर्णतः समाप्त हो। सत्यनारायण भगवान की कथा आज पूरी। तो पहली किताब हमारी खत्म और कल से हम लोग इलास्टिसिटी स्टार्ट करें।